हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर लर्न विद 1477 में। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के अगले पार्ट की। आज हम सीखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। जैसा कि हम जानते हैं मेटल, अभी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मेटल्स जो होते हैं जब उनके ऑक्साइड्स बनते हैं या हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं तो वो बेसिक होते हैं और एसिड के साथ वो रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। अब थोड़ी सी हम अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। मेटल जब कभी भी किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पिछली वीडियो में शायद एक चीज़ मिस हो गई थी, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ वो कि हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए जब हाइड्रोजन गैस बनती है, मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी हाइड्रोजन गैस बनती है और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है? एक्चुअली हाइड्रोजन गैस जब कभी भी निकलती है तो ये इसके बबल्स जो हैं, जब आप उसके साथ माचिस की तीली को लेकर आओगे तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। पॉप साउंड कैसे होता है? जैसे अभी दिवाली आने वाली है, आप सबको पता है फुलझड़ी जलाते हैं आप, तो फुलझड़ी कैसे चलती है, इसकी साउंड कैसे होती है? पटर 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 पटर। तो ऐसे ही जब आप माचिस की तीली लाएंगे तो वो थोड़ी सी पॉप साउंड आपको देने लगेगी। इसका मतलब है कि आप पहचान जाओ कि ये हाइड्रोजन गैस इसमें बनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया अभी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लिख सकते हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोरीन अलग निकल जाएगा, इन सब के सॉल्ट बन जाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और साथ ही इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस के बारे में एक और यहाँ एक्सेप्शन मिल गया अभी हमें, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी एक्सेप्शंस आ गए। देखिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, HNO3 होता है। तो इसके साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, ये एक्सेप्शन है। इट इज बिकॉज, क्यों नहीं बनती, सवाल ये आता है। सवाल ये नहीं आएगा किसके साथ हाइड्रोजन गैस बनती है किसके साथ नहीं बनती है, सवाल ये आएगा कि क्यों नहीं बनती है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। इट इज नॉट बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। ये जो हाइड्रोजन वहां पर बनती है उसका ऑक्सीडाइजेशन करके और उससे वाटर बना देता है। एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और खुद ये किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनमें से कुछ भी वो बन सकता है, डिपेंड करता है आप किस मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हो। अब यहाँ भी एक्सेप्शन है। आपने देखा मेटल्स जो हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, सॉरी रिएक्ट करते हैं बट हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करते। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन क्या है? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, जिसमें पानी ज़्यादा हो। तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस बनती है। किसके साथ बनती है? मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ, याद रहेगा। चलिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी that iron of the rate of formation of bubbles was the fastest in case of magnesium। आपने ये भी देखा होगा कि मैग्नीशियम के केस में जो बबल्स थे वो सबसे ज्यादा बन रहे थे। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें उसे कहते हैं जिसमें एनर्जी पैदा होती है, हीट पैदा हो जाती है, तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सो से एक्सो वर्ड लिया गया एक्स्ट्रा, जहां मतलब हीट एक्स्ट्रा पैदा हो रही है तो उसे एक्सोथर्मिक कहेंगे। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम ये रिएक्टिविटी लिखें तो ये बनती है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन चार मेटल्स में। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीज, उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद है जिंक, और उस सबसे इन चारों में सबसे कम रिएक्टिव है आयरन। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन। कॉपर के केस में कोई भी बबल हमें देखने को नहीं मिले। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन द अनचेंज्ड।
टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ। क्या मतलब इसका माने? इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर हाइड्रोजन से भी ज़्यादा कम रिएक्टिव है। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है ना फर्स्ट चैप्टर में, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ये नहीं कर सकता है वाटर से या एसिड से। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, अभी और डिस्कशन करेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज को इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज पे ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा, और वो है एक्वारीजिया। इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। एक्वारीजिया एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो ऑफ 3:1। अगर आप एक्वारीजिया में बनाएंगे, फ्रेशली मिक्सचर होता है एक्चुअली, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे इसमें 3 रेशो, और 1 रेशो इसमें डाल देंगे आप नाइट्रिक एसिड, तो ये एक्वारीजिया बन जाएगा। अब ये होता क्या है और किस काम आता है ये देखते हैं। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें मजा आएगा आपको। इट कैन बी डिजोल्व गोल्ड। ये अपने अंदर गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है। कैन यू बिलीव इट? सोने को घोल लेगा। सोना आप इसमें डालेंगे, कुछ परसेंट सोना एक्वारीजिया में रह जाएगा। इवन थ्रू नेदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। कोई भी अकेला एसिड ये काम नहीं कर सकता। ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर सकता है, ना ही नाइट्रिक एसिड कर सकता है। लेकिन जब इन्हें 3:1 में मिलाया जाता है और एक्वारीजिया बनता है, तब ये काम हो जाता है। एक्वारीजिया इज अ हाईली कोरोसिव। ये बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। हाथ अगर आप इसमें डालेंगे तो ये जला देगा हाथ को। फ्यूमिंग लिक्विड, धुआं निकल रहा होता है इससे, फ्यूमिंग लिक्विड है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये कुछ ऐसे रिएजेंट्स में से एक है जिसके अंदर गोल्ड और प्लेटिनम भी डिसॉल्व हो सकते हैं। अब मैं यहाँ एक सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूँ, जिसको इसका आंसर हो वो बता देना। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, कुछ साधु लोग आते थे, उन्हें मैं ठग कहूंगा, ठग साधु लोग होते थे। वो क्या करते थे, अपने एक लोटा होता था उनका और उसमें कोई घोल एक ऐसा रखते थे। घर की माताओं बहनों के पास आते थे और कहते थे जी हम आपके सोने या चांदी को पॉलिश कर देंगे, चमक आ जाएगी उसमें दोबारा से। अब आपको पता है हमारे हर घर में, हिंदुओं में सोना चांदी तो खूब भरपूर होता है। तो बूढ़ी दादियाँ, माताएं, बहनें जो हैं अपना गोल्ड ला के उन्हें दे देती थी। वो चिमटे से पकड़ के उसके अंदर डालते थे और जैसे ही वो बाहर निकलता था तो वो चमकदार सोना और चांदी हो जाता। अब आप मुझे बताइए कैलकुलेशन करके कि केमिस्ट्री देखिए कैसे आपकी हेल्प करती है। आप मुझे बताइए कि वो कौन सा केमिकल वो हो सकता है जो उनके लोटे में पाया जाता था। कमेंट बॉक्स में आप बताइए, इससे हमें पता चलेगा आपको कुछ टॉपिक समझ आ रहा है, आप कितने अटेंटिव हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। मान लो मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल साल्ट से कराई जाए तो क्या होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस बारे में एक बहुत ही अच्छा आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक पूरी डिस्प्लेसमेंट सीरीज याद करी है आपने ऊपर से नीचे तक। मैं आपको वो सीरीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी दी हुई है आपकी बुक के पेज नंबर 45 पे ये टेबल आपको मिल जाएगी, जिसमें ये आपको इसी सीक्वेंस में याद करनी है। वैसे तो अब ये याद हो गया होगा, सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा विगर्सली रिएक्शन होती है, आग लग जाती है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम जो है ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, आग नहीं लगती है, लेकिन एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज होती है बहुत सारी। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है वो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते, गर्म पानी से करते हैं, गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं। और इसमें भी बबल्स ऊपर आ जाते हैं मैग्नीशियम के केस में, लेकिन आग नहीं लगती, एक्सोथर्मिक नहीं होती। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते, गर्म पानी से भी नहीं करते, ये लोग स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और इसमें भी आयरन के मेटल के ऑक्साइड्स वगैरह बन जाते हैं, इसका मतलब है उनसे कम रिएक्टिव है। और अभी अभी हमने देखा कि कॉपर जो है वो एसिड के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। अब इसको इसी सीक्वेंस में आप याद करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। मेरे पास 2 इसके याद करने की ट्रिक्स हैं, आप जिस चाहे से कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है इसकी
कालू सिंह का महंगा आलू जरा फीका पकता है। आप इसे नोट कर लें अपनी नोटबुक में या मेरे साथ बोलें, कालू सिंह का महंगा आलू जरा फीका पकता है क्यों? अब कालू क्या है इसमें? के पोटेशियम, सिंह सोडियम, का कैल्शियम, महंगा मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जिंक जरा जिंक, फीका Fe आयरन होता है, पकता है Pb, है हाइड्रोजन, क्यों Cu। तो इस तरीके से सीक्वेंस जब आपको याद हो जाएगी तो आप रिएक्टिविटी सीरीज को, रिएक्टिविटी रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपसे कहना चाहती है कि ऊपर वाला जो मेटल है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जैसे पोटेशियम है और उसकी रिएक्शन होती है सोडियम ऑक्साइड के साथ, तो पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम अलग रह जाएगा। सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देंगे। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकते हैं। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकते हैं। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह से सीक्वेंस चलती रहेगी, कॉपर तक, मरकरी तक, सिल्वर तक और गोल्ड तक। हालांकि हाइड्रोजन के बाद आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपर तक ही आपके एग्जाम में आएगा। तो ये रिएक्टिविटी मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई है, हम इस पे बोर्ड पे भी इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस आपको बताने वाले हैं एक वीडियो में, शायद आज ही बनाएंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जिसे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई सोडियम कैप्ट इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल में छुपा के रखा जाता है, वहाँ ये रिएक्ट नहीं करता है, सेफ रहता है। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन और स्टीम की जब रिएक्शन होगी तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। आयरन स्टीम के साथ तो रिएक्ट कर सकता है। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम इन दोनों की रिएक्शन में थोड़ा सा अंतर है। पोटेशियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा ये बहुत विगरसली रिएक्शन होगी, आग लग जाएगी। कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनेगी, हीट पैदा होगी लेकिन आग नहीं लगेगी और बबल्स जो है वो ऊपर फ्लोट कर जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ जो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देखें जरा, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है जो कहता है कि 4 हमने सैंपल्स लिए मेटल के A, B, C, D और उनकी यहाँ एक रिपोर्ट कार्ड दिया गया है। ये रिपोर्ट कार्ड जरा आप देखिए। एक मेटल है A, ये आयरन सल्फाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता लेकिन कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब हुआ ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चारों मेटल हैं इन्हें अगर सीक्वेंस में हम लगाएं तो कालू सिंह का महंगा आलू ज़रा फीका पकता है। एक और ट्रिक हमारे पास है इसके लिए, ऊपर ही मैं बता देता हूँ, दोबारा भूल गया उसे। हाँ, दूसरी ट्रिक हमारे पास है इसे याद करने की, प्रोफेसर SC माजिल हैं क्या। इसके हर लेटर से एक मेटल का नाम बनता है। तो अगर हम नीचे वाली रिएक्शन देखें, नीचे वाली सीरीज देखते हैं तो इसमें आप पाएंगे कि सबसे कम रिएक्टिव है सिल्वर, इससे थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन और आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। मतलब इन सभी में, चारों में जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। चलिए, मेटल कोई A है, इसका नाम हमें नहीं दिया गया है, ये कोई रिएक्शन नहीं करता आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो निश्चित रूप से ये सिल्वर को भी डिस्प्लेस करेगा। लेकिन आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये जिंक को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब ये आयरन और कॉपर के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है। दूसरा मेटल है B, जो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये जिंक से कम रिएक्टिव है और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव। C की बात करेंगे, C आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, कॉपर सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन देखने को मिल रही है, डिस्प्लेस करता है। मतलब ये सिल्वर से ज़्यादा और कॉपर से कम रिएक्टिव है। D आयरन सल्फेट्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है,
कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, जिंक सल्फेट के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये सिल्वर से भी कम रिएक्टिव है। अब हम देखेंगे इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बी। बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये आयरन सल्फेट को रिएक्ट कर पा रहा है, लेकिन ये बी जिंक से कम रिएक्टिव है। वो कोई बात नहीं है, लेकिन इन चारों में ABCD में बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर बात करेंगे हम दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से आता है ए, जो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो BA। तीसरे नंबर पे आता है जी C, जो सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, और सबसे कम रिएक्टिव है D। तो जो सीक्वेंस बनती है सही वो है BACD। ठीक है जी। अब आप नीचे सवाल पढ़ेंगे हम क्या कहता है। इसने पूछा विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अभी हमने डिसाइड किया सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है B। What would you observe if B is added to the solution of copper sulfate? कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम इसको डाल देंगे B को तो क्या होगा। कॉपर सल्फेट देखिए आप, कॉपर जो है वो आयरन से ज्यादा, आयरन से कम रिएक्टिव है, और B आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, अरेंज द मेटल A, B, C एंड D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने आपको इसका ऑर्डर बता दिया है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव B, उसके बाद A, फिर C, और सबसे कम रिएक्टिव है D। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देंगे। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्टिव मेटल। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी भी रिएक्टिव मेटल का यहाँ मतलब होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कोई भी मेटल आप ले सकते हैं, और उसकी रिएक्शन आप लिख के देंगे मुझे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, उसी मेटल का क्लोराइड बन जाएगा और एक गैस बनेगी जो पॉप साउंड के साथ जलती है। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, ये किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है। तो इसकी रिएक्शन आप लिख के देंगे। हिंट दे देता हूँ, आयरन का एक सल्फेट बनेगा और एक गैस बनेगी जो हर एसिड के केस में बनती है, और वो उस गैस की पहचान है कि वो पॉप साउंड के साथ जलती है। अब गैस आपको पता है कौन सी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैं आपको बिल्कुल अपाहिज नहीं बनाना चाहता, बिल्कुल दिमाग नहीं आप यूज़ करेंगे तो बेकार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप दिमाग यूज़ करेंगे तो आपको केमिस्ट्री समझ आने लगेगी। वीडियो दोबारा देख लें, अगर नहीं समझ आई है तो आपको आंसर मिल जाएगा। पॉप साउंड वर्ड पकड़ना है, पॉप साउंड के साथ जलती है, बस ये अगर आप समझ गए तो गैस आपको पता चल जाएगी। What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? जिंक जो है हमने देखा आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ देखने को मिलेगी और जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन अलग निकल जाएगा। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। इसकी आप केमिकल रिएक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, मुझे पता चले कौन कौन बच्चे एक्टिव हैं और आपको क्या समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है मैं बोर्ड पे बना के दूंगा, लेकिन समझा के तो मैं मानूंगा ज़रूर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। ओके, टेक केयर।